नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। बुलेटिन में खबरों का रुख करेंगे। बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से आ रही है। बीजेपी मुख्यालय पर अमित शाह मीटिंग ले रहे हैं, तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। संगठन के पदाधिकारियों के साथ अमित शाह बैठक कर रहे हैं। अमित शाह चुनाव अभियान और कार्यक्रम की समीक्षा कर रहे हैं और साथ में कार्यकर्ताओं से मुलाकात, फीडबैक भी ले रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। आज लखनऊ में रात्रि विश्राम पर भी रहेंगे देश के गृह मंत्री अमित शाह। कल अयोध्या संत कबीर नगर में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से, जहां अमित शाह आज संगठन के पदाधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं और आगे की रणनीति भी बनाने का काम करेंगे। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से। लगातार अब केंद्र के नेता उत्तर प्रदेश में सक्रिय होते दिखाई दे रहे हैं। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर उस वक्त की है जब अमित शाह बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं और उस समय पदाधिकारी कौन कौन से शामिल हुए थे। सीएम योगी आदित्यनाथ, साथ में और मंत्री जन भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। तो बेहद ही अहम बैठक कह सकते हैं, क्योंकि अमित शाह लगातार फीडबैक ले रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और आगामी चुनाव की रणनीति भी बना रहे हैं। तो ये लखनऊ दफ्तर की तस्वीर है, जिसमें बीजेपी के बड़े नेता पदाधिकारी इस बैठक में शामिल हुए हैं और इस मीटिंग की जो बैठक कर रहे हैं और इसमें जो मेन रोल है वो अमित शाह का है, क्योंकि अमित शाह अब सभी पदाधिकारियों से फीडबैक लेते हुए नजर आ रहे हैं। जया सिंह हमारी संवाददाता जुड़ी हुई लखनऊ से, उनके पास चलते हैं। जया, बीजेपी की बैठक शुरू हो चुकी है। ये बैठक बेहद ही अहम कह सकते हैं, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है जया? जी बिल्कुल अभिषेक, उत्तर प्रदेश के चुनाव में इस वक्त सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री इस वक्त राजधानी लखनऊ में पार्टी कार्यालय पर अहम मीटिंग कर रहे हैं और यहाँ पे तमाम उनके साथ वरिष्ठ नेता मौजूद है, जिसमें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह, संगठन महामंत्री के सुनील बंसल और साथ ही तमाम और भी वरिष्ठ नेता उनके साथ इस वक्त मैं आशीष से कहूंगी कि यही पार्टी कार्यालय में उनके साथ मुलाकात कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये जो बैठक है वो 2022 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण बैठक है। ये क्योंकि लगातार चुनावी लगातार चुनावी कार्यक्रम जारी है। ऐसे में आज जो चुनाव आयोग की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इसमें चुनाव आयोग ने साफ तौर पे कहा कि 5 तारीख को जो चुनाव की तारीखों का हम ऐलान कर देंगे। ऐसे में जो बैठक है वो अमित शाह की महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इससे पहले जनविश्वास यात्रा भी लगातार निकल रही है 6 क्षेत्रों में। इस वक्त जो बीजेपी का एजेंडा है, बीजेपी का जो लक्ष्य है वो यही है कि सत्ता में हम दोबारा आए। तो इसलिए पूरी तरीके से जो बीजेपी पार्टी है, जो भारतीय जनता पार्टी, वो पूरी तरीके से चुनावी मोड में है और उसी के मद्देनजर ये तमाम बैठकें चल रही हैं। फिलहाल रात्रि विश्राम करेंगे, इसके बाद कल सुबह वो संत कबीर नगर और अयोध्या के दौरे पर निकलेंगे। वहां पर जनविश्वास यात्रा के जनसभा को संबोधित करेंगे। चलिए जय, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए और बीजेपी दफ्तर से ये तस्वीर दिखाने के लिए। तो आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी हो रही है और इसका नेतृत्व अमित शाह या कहें कि फिर केंद्र के जो नेता हैं वो कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए राजधानी लखनऊ आए मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा ने बताया कि यूपी में सही समय पर चुनाव होंगे। सभी राजनीतिक दल कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए समय पर चुनाव संपन्न कराना चाहते हैं, क्योंकि जो निर्वाचन आयोग है उनसे पहले मीटिंग सभी जनप्रतिनिधियों से भी हुई है। तो उनका कहना है कि सभी जो पार्टियां हैं वो समय पर चुनाव करवाना चाहते हैं। आज लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुशील चंद्रा ने कहा कि 5 जनवरी को फाइनल वोटर लिस्ट आ जाएगी। मतदाता पर्ची के फाइनल प्रकाशन को लेकर यदि कोई भी शिकायत 5 जनवरी के बाद आती है तो उसका भी तुरंत निराकरण, उसका निस्तारण किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा ने यह भी बताया कि अब तक 52 लाख से ऊपर नए मतदाताओं को शामिल किया जा चुका है। इनमें से 23,92,000 पुरुष और 28,86,000 महिला मतदाता शामिल हैं। अगर आयु सीमा की बात करें तो 18 से 19 आयु वर्ग के जो नए मतदाता हैं, पहली बार अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे, उनकी संख्या लगभग 20 लाख है। तो रैलियों में कोविड नियमों को लेकर चिंता जाहिर की है, जिसकी वजह से चुनाव आयोग 3 दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश आए हुए थे। उत्तर प्रदेश में राज्य में विधानसभा का कार्यकाल 14 मई 2022 को समाप्त हो रहा है। राज्य में 403 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों
जिसमें कि 317 जनरल, 84 SC तथा 2 ST असेंबली कंस्टिट्यूएंसी हैं। इनके लिए चुनाव होने हैं। भारत निर्वाचन आयोग स्वतंत्र, निष्पक्ष, प्रलोभन मुक्त और कोविड सेफ तरीके से विधानसभा का आगामी सामान्य निर्वाचन कराने के लिए प्रतिबद्ध है। आयोग का यह प्रयास है कि वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों, महिलाओं, नए मतदाताओं सहित सभी मतदाताओं की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित हो। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए समय पर चुनाव होने चाहिए। तो सबसे प्रथम सभी दलों ने विदाउट एनी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सभी ने कहा कि कोविड को ध्यान में रखते हुए समय पर चुनाव कराए जाए। कुछ दलों के प्रतिनिधियों ने दिन के समय बिना कोविड नियमों का पालन किए हुए चुनावी रैलियों के प्रति अपनी चिंता जाहिर की। साथ ही रैलियों की संख्याओं को नियंत्रित करने की भी मांग की। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि घनी आबादी वाले पोलिंग स्टेशंस को खुले स्थानों में किया जाए ताकि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मतदान संपन्न हो सके। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण, जिसको हम SSR बोलते हैं, 5 जनवरी 2022 को निर्वाचक नामावली अंतिम रूप से प्रकाशित की जाएगी। राज्य में अभी तक मतदाताओं की कुल संख्या लगभग 15 करोड़ से अधिक है। अंतिम प्रकाशन पर मतदाताओं के वास्तविक आंकड़े। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज महाराजगंज दौरे पर रहे। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ जनपद में 437 करोड़ लागत की 77 विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। जनसभा को भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया है। योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को जमकर घेरा है। सीएम ने कहा कि पहले की सरकारों में गरीबों का पैसा लूटकर घर में रखा जाता था, अब वही पैसा जेसीबी लगाकर हम निकाल रहे हैं। धारा 370 की उन्होंने जिक्र की है और कहा है कि 370 आतंकवाद की जड़ थी, हमने उसको समाप्त किया। सपा की सरकार में युवाओं के लिए नौकरी का विज्ञापन निकलता था तो चाचा भतीजा झोला लेकर वसूली पर निकल पड़ते थे। साथ ही अपनी सरकार में काम भी गिनाए हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना काल में हमारी सरकार ने फ्री राशन और फ्री में दवाइयां दी। पहले की सरकार में गरीबों का आवास नहीं होता था, अब हमारी सरकार में आवास मिल रहा है। बीजेपी सरकार ने 4.5 साल में 43 लाख गरीबों को आवास दिया है। इस तरीके की बात योगी आदित्यनाथ ने महाराजगंज में जनसभा को संबोधित करते हुए कही है। पिछली सरकारों के समय में जन्माष्टमी हो, रामनवमी हो, दीपावली हो, विजयादशमी हो, कोई पर्व और त्योहार आता था, दंगे शुरू हो जाते थे। लेकिन आज तो दंगे नहीं हो रहे हैं, आज तो खुशहाली है, शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल में पर्व और त्योहार मनाए जा रहे हैं। हर व्यक्ति सुरक्षित है, हर बहन और बेटी भी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है। भाइयों बहनों, मैं आज सबसे यही कहने के लिए आया हूं। आज इस सुरक्षा का वातावरण देने का कार्य अगर किसी ने किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। अवैध कमाई से जिन्होंने संपत्ति अर्जित की है, या तो संपत्ति सरकार जब्त कर रही है या उस पर सरकार का बुलडोजर चल रहा है। प्रदेश सरकार के बुलडोजर को देखा है ना, और प्रदेश सरकार को बुलडोजर चलने से पीड़ा किसको होती है? समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस को, बहुजन समाजवादी पार्टी को, क्योंकि यही तो इन माफिया और अपराधियों के सबसे बड़े सरपरस्त थे। चुनाव आ रहे हैं, सभी माफिया एक बार अपना ठोर ठिकाना इन पार्टियों में ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको तय करना है, इन माफियाओं को भारतीय जनता पार्टी ही सही ढंग का रास्ता दिखा सकती है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रवाद, सुशासन और विकास के मुद्दे पर कार्य करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिन्होंने समाज के प्रत्येक तबके को इस व्यवस्था के साथ जोड़ा। डबल इंजन की सरकार है तो राशन का डबल डोज भी मिल रहा होगा। राशन मिल रहा है, राशन की सुविधा, अरे कोई वापस थोड़े लेने वाला है, जब मिल रहा है तो मिलता ही रहेगा। वहीं 2 दिन के दौरे पर कल शाम गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सुबह अपनी परंपरागत दिनचर्या के क्रम में गोरखपुर
गोरखनाथ मंदिर के हिंदू सेवाश्रम में जनता दर्शन किया। इस दौरान उन्होंने गोरखपुर और आसपास के क्षेत्रों से आए हुए 200 से ज्यादा लोगों की समस्याएं सुनी और समाधान का आश्वासन दिया। जनता दर्शन में बड़ी संख्या में जमीन जायदाद और इलाज के मामले आए। मुख्यमंत्री ने जनता दर्शन में मौजूद अधिकारियों को जमीन की समस्या का समाधान जल्द से जल्द करने का निर्देश दिया। साथ ही इलाज के लिए धन की मांग को लेकर आए लोगों पर विशेष ध्यान देने को कहा। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि आगे बढ़कर वो सुनिश्चित करें कि किसी भी व्यक्ति का इलाज धन के अभाव से रोकने ना पाए। उत्तर प्रदेश के डीजीपी मुकुल गोयल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार, आईजी एटीएस बीके गोस्वामी भी मौजूद रहे। इस दौरान डीजीपी मुकुल गोयल ने मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्य रूप से अवैध धर्मांतरण मामले का खुलासा कर कुल 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एटीएस की ओर से 91 लोगों के खिलाफ पुलिस कस्टडी रिमांड भी ले गई। साल 2021 में एटीएस ने कई उपलब्धियां हासिल की। उन्होंने बताया कि एटीएस की ओर से 12 अभियोग दर्ज हुए। इनमें से 5 चीनी और 16 रोहिंग्या वहीं 19 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा काकोरी और प्रयागराज से आतंकवादियों की गिरफ्तारी भी की गई। एटीएस से संबंधित 2021 में न्यायालय ने 4 प्रकरणों में सभी 13 अभियुक्तों को कठोर कारावास की सजा एवं जुर्माने से दंडित किया गया, जो एटीएस की गुणात्मक एवं प्रभावी पैरवी का श्रेष्ठ तरीका है। एटीएस उत्तर प्रदेश में चयन बहुत ही जटिल प्रक्रिया के तहत होता है। बलिया में युवा चेतना ने पूर्व केंद्रीय मंत्री राज नारायण की पुण्यतिथि पर स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने एक समारोह का आयोजन किया। युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और समारोह को संबोधित किया। वहीं इस मौके पर स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने कहा कि राज नारायण भारतीय राजनीति के फकीर थे। युवा चेतना प्रमुख रोहित कुमार सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में योगी सरकार ने राज नारायण पार्क का नाम बदल दिया, जो निंदनीय है। इसके लिए योगी सरकार को माफी मांगनी चाहिए। राज नारायण जी इस देश के समाजवादी आंदोलन के प्रवर्तक थे। आज उनकी पुण्यतिथि के पूर्व संध्या पर हम लोगों ने बलिया में एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी जी के साथ पूरे जनपद से हजारों की संख्या में लोगों की उपस्थिति रही। हम अविलंब भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी से मांग करते हैं कि उनके लोकसभा क्षेत्र में जो राज नारायण जी के स्मारक पार्क का नाम बदल के बेनियाबाग पार्क कर दिया गया है, उस चूक को सुधारा जाए और पुनः उस समाजवादी नेता राज नारायण जी के नाम पर पार्क का नामकरण किया जाए। साथ ही राजनीति में बढ़ रहे भाई भतीजावाद के खिलाफ युवा चेतना आज से क्रांति का शंखनाद करती है। आम नौजवान को राजनीति के शिखर पर ले जाने का प्रयास हमारा निरंतर जारी रहेगा और यही राज नारायण जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। पीएम मोदी ने आज उत्तराखंड के हल्द्वानी को कई सौगातें दी, तो वहीं जनसभा में हुंकार भरते हुए विपक्ष पर प्रहार भी किया। पीएम मोदी का ये दौरा कुमायूं के 29 विधानसभा सीटों को साधने का एक सार्थक प्रयास रहा। आखिरकार पीएम मोदी ने कह ही दिया कि उत्तराखंड का दशक है और मैं जी जान से लगा हुआ हूं। रिपोर्ट देखिए। नए साल की शुरुआत से पहले प्रदेश में चुनावी दौर में सभा रैलियों की ताबड़तोड़ गूंज सुनाई दे रही है। इसी सिलसिले में आज प्रधानमंत्री मोदी मिशन उत्तराखंड पर कुमायूं का द्वार कहे जाने वाले शहर हल्द्वानी पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड बर्फबारी के इस मौसम में सौगातों की बौछार कर दी। ऐसी बौछार जिसमें पूरा उत्तराखंड नहा उठा। पीएम मोदी ने हल्द्वानी में 17,500 करोड़ की 23 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन योजनाओं में 5747 करोड़ की 300 मेगावाट की यूजेवीएनएल की लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना का शिलान्यास, 4002 करोड़ की लागत से 85.30 किलोमीटर मुरादाबाद काशीपुर 4 लेन परियोजना का शिलान्यास, जल जीवन मिशन के तहत तैयार 73 वाटर सप्लाई स्कीम का शिलान्यास, 627 करोड़ की पीएमजीएसवाई की स्टेज 2 के 133 मार्ग का शिलान्यास,
उधम सिंह नगर जिले के 455 करोड़ से तैयार होने वाले एम्स का सैटेलाइट सेंटर का शिलान्यास, 450 करोड़ से तैयार होने वाले PMGSY 151 मिसिंग पुल का शिलान्यास, चिथौरागढ़ के 455 करोड़ से तैनात होने वाले मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास, 205 करोड़ से 24 घंटे 7 दिन पेयजल आपूर्ति योजना का शिलान्यास, 199 करोड़ की नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत 9 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का शिलान्यास, 171 करोड़ से तैयार होने वाले PM आवास शहरी योजना के तहत 1256 यूनिट का शिलान्यास, काशीपुर सिडकुल में 35 करोड़ से तैयार होने वाले अरोमा पार्क का शिलान्यास, 78 करोड़ की नैनीताल जिले में सीवरेज प्रणाली की सुदृढ़ीकरण योजना का शिलान्यास, 66 करोड़ से सितारगंज में तैयार होने वाले प्लास्टिक इंडस्ट्रीज पार्क का शिलान्यास, 58 करोड़ से तैयार होने वाले हल्द्वानी से मधुकूटा सड़क का शिलान्यास, 54 करोड़ से तैयार होने वाले किच्छा से पंतनगर रोड का शिलान्यास, 53 करोड़ से तैयार होने वाले खटीमा बाईपास का शिलान्यास, 177 करोड़ की एशियन हाईवे से नेपाल तक कनेक्टिविटी योजना का शिलान्यास शामिल है। अपने उत्तराखंड दौरे के दौरान जहां PM मोदी ने सौगातों की बौछार की, वहीं पार्टी के विकास कार्य लगातार काम कर रही है। उत्तराखंड का दशक है तो ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, ये जब मैं कह रहा हूं तो उसकी बहुत सारी वजह है। उत्तराखंड के लोगों का सामर्थ्य इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाएगा, ये मेरा पक्का विश्वास है। उत्तराखंड में बन रहे नए हाइड्रो प्रोजेक्ट्स उत्तराखंड की बढ़ रही औद्योगिक क्षमता इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाएगी। उत्तराखंड में टूरिज्म सेक्टर का हो रहा विकास पूरी दुनिया में योग के लिए बढ़ रहा आकर्षण वो उत्तराखंड की धरती पर ही खींच करके लाने वाला है। पर्यटकों के लिए बढ़ रही सुविधाएं, होम स्टे अभियान इस दशक को उत्तराखंड का दशक बना के रहने वाले हैं। ये जो बर्बादी जाने वाले लोग रहे हैं ना, उनका कच्चा चिट्ठा खोल चुके हैं, उनका सच जान चुके हैं। आज हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ तेज गति से देश को नई ऊंचाई पर ले जाने में जुटी है। PM मोदी ने कहा कि उत्तराखंड के लोगों का सामर्थ्य इस राज्य के आधुनिकता की ओर ले जाएगा। यहाँ की मिट्टी की ताकत इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाएगी। PM मोदी ने अपने दौरे के दौरान उत्तराखंड को फिर से जीतने की बुनियाद को मजबूत किया। साथ ही 2017 उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को दोहराने की कवायद में प्रदेश में पार्टी को मजबूती प्रदान की। जनता टीवी न्यूज डेस्क से विशाल त्रिपाठी की रिपोर्ट।